चलिए बच्चों, लुक एट द पिक्चर केयरफुली जो यहाँ पर दी गई है। दिस पिक्चर इज बेसिकली अ क्वाड्रिलेटरल। देखो जी, यहाँ पर आपके सामने ना क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम बात करेंगे। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है बेसिकली आपके पास क्लोज फिगर होगी, फोर साइड्स होंगी एंड फोर वर्टिसेस होंगी। क्लोज फिगर, फोर साइड्स, फोर वर्टिसेस। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। हम्म। फोर साइड्स, फोर वर्टिसेस। क्वाड्रिलेटरल को हम ना दो तरह से जो है वो क्लासिफाई करते हैं। एक आपके पास होते हैं जो कनकेव और एक आपके पास कन्वेक्स। तो ये जो मैंने आपका नंबर वन पिक्चर जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में एक कनकेव आपका क्वाड्रिलेटरल। कनकेव क्वाड्रिलेटरल में याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इसमें आपका कोई भी एक इंटीरियर एंगल जो है ना वो मोर देन 180 होगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये इंटीरियर एंगल आपको नजर आएगा जो कि मोर देन 180 है। तो यही आपकी कनकेव क्वाड्रेटर की एक प्रॉपर्टी है। और जब भी आपका एंगल जो है वो मोर देन 180 होता है, तो एंगल मोर देन 180 डिग्री का मतलब बेसिकली आपके पास वो रिफ्लेक्स एंगल होता है। दूसरे वजह आपके पास जो आते हैं वो आते हैं कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रेटल जैसे मैंने आपके सामने दे रखा है, तो कन्वेक्स क्वाड्रेटल में क्या है कि जो आपके इंटीरियर एंगल्स हैं उनका जो सम है ना, जितने भी इंटीरियर एंगल्स है सबका सम जो है इट इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो कन्वेक्स क्वाड्रेटल में अगेन आई एम एम्फसाइजिंग सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब आपकी स्क्रीन पे जो पिक्चर दिख रही है वो एक तरह से कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की है। इसका मैं नेमिंग कर रहा हूं, आई एम नेमिंग इट एज ए बी सी और आपका ये डी। इस समय ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बी डी जो है वो डायगोनल है। मैंने वर्टेक्स ए से बी डी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है और ए ई जो है वो आपका परपेंडिकुलर है, ई इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। उसके बाद मैंने सी से अगेन बी डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एफ आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब इसमें मुझे अगर कहा जाए कि इस कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का आप एरिया निकालिएगा, सो एरिया इज ऑलवेज इक्वल्स टू, इट इज बेसिकली हाफ टाइम्स वन ऑफ द डायगोनल्स, हाफ टाइम्स वन ऑफ द डायगोनल्स into sum of the perpendiculars drawn to the diagonal from the opposite vertices multiplied by sum of the perpendiculars, इसको पूरा लिख रहा हूं, sum of the perpendiculars drawn to that diagonal from opposite vertices। तो नटशल में आप ये कह सकते हैं जी कि इस केस में आपका जो एरिया आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, कॉलिंग इट एज कैपिटल ए। कैपिटल ए विल बिकम इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स वन ऑफ द डायगोनल, जो यहाँ पे क्लियर कट है आपके पास आ रहा है बी डी, मल्टीप्लाइड बाय sum of the perpendiculars drawn to that diagonal from opposite vertices, which means आपको यहां पर करना क्या है, ए ई में आप ऐड करेंगे एफ सी। ये आपके पास कन्वेक्स क्वाड्रेटर का एरिया निकालने का एक फॉर्मेट है। यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट इन योर माइंड, यू आर फ्री टू आस्क। नो सर, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
देखिए जो नेक्स्ट आपके पास जो है यहाँ पर जो पिक्चर है, ये अब आपके पास जो कॉमन क्वाड्रिलेटरल्स में से हम जब आते हैं ना, वी कम अक्रॉस, तो उसमें सबसे पहले आपके पास आता है पैरेललोग्राम। देखो ये पैरेललोग्राम है, इसका मैं नेमिंग यहाँ पे कर रहा हूँ। तो नेमिंग कुछ इस तरह से है, ये कैपिटल ए है, ये आपका कैपिटल बी, ये कैपिटल सी और ये कैपिटल डी। अब ये ध्यान रखिए, ये अगर मैं यहाँ पर कहता हूं कि जी मान लीजिए ये आपके पास एंगल 1 है, ये आपका एंगल 2 है, ये आपका एंगल 3 है, ये आपके पास एंगल 4 है। नाउ लुक एट द स्क्रीन केयरफुली। रिमेंबर इस केस में जो आपकी जो अपोजिट साइड्स हैं, दे आर गोइंग टू बी पैरेलल एंड इक्वल। सो इफ आई एम कंसिडरिंग द ए बी साइड हैविंग लेंथ स्मॉल b एंड AD साइड हैविंग लेंथ स्मॉल a, देन ऑब्वियस सी बात है जो BC का लेंथ भी स्मॉल a होगा और आपका CD का लेंथ जो है वो स्मॉल b हो जाए। अब आइए इसकी कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सबसे पहले जो आपने ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको कहा, मैं इसको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। नंबर सेकंड वजह आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल है। तो अपोजिट एंगल्स इक्वल होने का मतलब है कि बेसिकली एंगल 1 जो है वो आपका एंगल 3 के इक्वल होगा। अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, कॉमा एंगल 2 इज इक्वल्स टू आपका एंगल 4। फिर जो नंबर थर्ड है, जो डायगोनल्स आपके पास हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर मैं डायगोनल्स की बात करूं तो आप समझ सकते हैं कि डायगोनल AC, if I'm going to join A with C and BD, they bisect each other. मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 4, जो डायगोनल्स है वो आपके, दे नीड नॉट बी इक्वल इन लेंथ and they do not necessarily bisect at right angles. So remember, diagonals need not be equal in length. So I'm quoting here. फिर जो आपके पास जो नंबर 4 आता है, कॉलिंग इट इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस वन इज नंबर 3। ये आपका अटैचमेंट हो गया नंबर 3 के साथ। लेट अस मूव टू द नंबर 4। देखो इसमें जो दो एडजेसेंट एंगल्स है ना आपके, उनका जो सम रहेगा वो हमेशा 180 रहेगा एडजेसेंट एंगल्स का। तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स is equal to 180 degree. I think Aryan, if you talk about the adjacent angles, तो I think एंगल 1 के adjacent जो है वो आपके पास एंगल 4 भी है, और एंगल 1 के adjacent जो है यस वो सर। आपका एंगल 2 भी है। सो यू मीन टू से एंगल यस 1 सर। प्लस आपका एंगल 4, दैट शुड इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस आपके पास एंगल 2, एंड आई थिंक यस सर। दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप इसको ऐसा कह सकते हैं, मुझे बेटर वे में तो ये रहेगा कि जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल जो है वो आपका इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए एक काम करते हैं, इसको ना यहाँ पर ऐसा करते हैं कि एंगल 1 प्लस आपका एंगल 4 जो है, देखो हम इसको ऐसा लिखते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर आप उसके बाद कह सकते हैं एंगल 1 प्लस आपका एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन इट इज गोइंग टू बी एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 is equals to 180 degree, and I think in the last one angle 3 plus angle 4 is equals to 180 degree. Now let us move to the number 5th. अब देखो नंबर 5th के लिए फिर हम अगला पेज यूज करेंगे, और इसमें पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। देखो ये आ गया आपके पास पैरेललोग्राम। नाउ लुक एट द स्क्रीन केयरफुली।
देखो इसमें जो डायगोनल्स हैं जो वो आपके कुछ इस तरह के होंगे। दिस इज वन ऑफ द डायगोनल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखो जिस पिक्चर को फिर एक बार देखिएगा, अब मैं इसमें फिर नेमिंग कर रहा हूँ, द सेम नेमिंग जो मैंने आपके साथ पिछली बार किया था। तो आई एम कॉलिंग इट एज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल डी। नाउ लिसन टू मी। आपका कोई भी एक डायगोनल अगर आप पकड़ते हैं ना, तो वो क्या करेगा, आपके पास कोई भी एक सिंगल डायगोनल जो वो पैरेललोग्राम को डिवाइड करता है इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो ये आपके पास नंबर फिफ्थ आता है कि ईच डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangles. और ये बताइए, अगर आपका कोई भी एक डायगोनल जो है वो पैरेललोग्राम को डिवाइड कर रहा है इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसका मतलब है कि जब दोनों डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए जाएंगे तो आई थिंक द होल पैरेललोग्राम इज गोइंग टू बी divided into four congruent triangles. When we draw both the diagonals, Aaron, what do you think? Divit? यस सर। ओके। तो जब आप देखो यहां पर ना, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलता हूं, सपोज करो ओ, so I think I can say that area of triangle जो आपके पास होगा इस समय AOB इज इक्वल टू आपका बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COD, and that should equals to area of triangle AOD. Any question you have in your mind, you are free to ask. If suppose I'm considering the two diagonals, one is going to be your AC and other one is going to be BD. देखो एक बात ध्यान रखना, ये जो आपका AC डायगोनल है ना, ये अल्टीमेटली इस समय इस पूरे के पूरे वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर नहीं हो सकता है। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि ये एंगल मान लीजिए आपके पास अल्फा है, तो ये एंगल थीटा है। इसी तरह से ये एंगल जो है वो आपका थीटा हो जाएगा, ये एंगल आपके पास बन जाएगा अल्फा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर ये एंगल को मैं कहता हूं बीटा, तो ये एंगल आपके पास गामा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये एंगल जो है वो आपका बन जाएगा बीटा और ये एंगल बन जाएगा आपका गामा बन जाएगा। तो कोई भी एक डायगोनल जो है ना, वो आपका वर्टेक्स को बाइसेक्ट नहीं करेगा इन केस ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब आइए जो इंटरेस्टिंग फैक्ट वो सुनिए। देखो जो डायगोनल्स आपके जो है यहाँ पर हमने आपको बताया कि दे आर नॉट इक्वल इन लेंथ। सो वी आर सपोजिंग कि आप ये मान के चलो कि सपोज करो जो OC है ना वो आपका D1 यूनिट का है और OD जो है वो आपका D2 यूनिट का है। तो हमने आपको ये बताया था कि ये चीज स्मॉल ए है तो ये भी स्मॉल ए होगी, ये स्मॉल बी है तो ये भी स्मॉल बी होगा। एक बार हम देख लेते हैं कि हमने ऐसे मार्क नहीं, हमने इसको थोड़ा और तरह से मार्क कर रखा, तो चलो इसको हम रिप्लेस करते हैं। तो दिस इज बेसिकली स्मॉल बी। तो अब यहां पर देखिए, देखो ये हो जो आपके पास स्मॉल बी है, ये स्मॉल ए है और ये स्मॉल ए। अब देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते हैं। इनकेस अगर आप यहां पर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर निकालना चाहते हैं,
तो एक बात ये ध्यान रखना, जो ऊपर आपने लिखा है ना, ये सारा का सारा जो बनेगा, आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी 1/4 टाइम द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD. 1/4 times it is going to be area of parallelogram ABCD. अब देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ध्यान रखना, D1 स्क्वायर प्लस आपके पास जो D2 स्क्वायर है। देखो यहां पर डायगोनल्स मैं आपको बता रहा हूं कि डायगोनल्स जो है ना, एक आपके पास जिसकी लेंथ जो है वो D1 है, एक की लेंथ आपके पास D2 है। तो यहां पर D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर जो होगा, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, इट इज गोइंग टू बी योर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये होगा आपके पास। एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड, यू आर फ्री टू आस्क। D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। नो सर। ये ध्यान रखना हो, जो OC आपका D1 है, OD आपके पास जो है वो मैंने कितना लिया है इस समय, D2। डू यू एग्री विद मी कि OC आपका D1 है और OD आपके पास D2 है, RN? या आपका AC जो है वो D1 है और BD आपका D2? ये सारे सर आई थिंक AC D1 है। AC आपका D1 है और आपके पास इस समय जो BD है वो आपका D2 है। यस सर। ओके, सो मैंने जो यहाँ पे निकाला है वो बेसिकली क्या निकाला है, मैंने निकाला है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही कह रहे हैं ना मुझे आप? यस सर। यू मीन टू से द AC इज कंप्लीट D1 एंड BD इज गोइंग टू बी कंप्लीट D2। कोई बात नहीं, मैं आपसे सवाल थोड़ी देर बाद फिर पूछूंगा, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको जरा आगे चलते हैं। एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड, यू आर फ्री टू आस्क नाउ। दिवित एनी प्रॉब्लम? नो सर। मैंने क्वेश्चन रखा है मुझे, ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशन हम लेटर ऑन करेंगे, मे बी टुमारो, कि D1 जो है वो आपका क्या है और D2 यहां पर क्या है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। देखिए जो नेक्स्ट आपके पास ये है कि अगेन इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। हम लोग यहाँ पर 5th प्रॉपर्टी तक पहुंच गए थे, नाउ लोड कर 6th प्रॉपर्टी। देखो 6th प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास अ पैरेललोग्राम that is inscribed, a parallelogram that is inscribed in a circle, वो पैरेललोग्राम बचे जो आपके पास सर्कल के अंदर होता है, ठीक है, यानी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होता है, वो रेक्टेंगल होता है। व्हाट डज इट मीन आर्यन? क्या मतलब है पैरेललोग्राम दैट इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज अ रेक्टेंगल? क्योंकि सर सर एक सर्कल में अगर पैरेललोग्राम को वो करें तो सर वो उसके सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट्स को टच करेगा सर्कल के। यू मीन टू से तो सर उसमें वो पैरेललोग्राम उल्टा हो रेक्टेंगल नहीं होना सकता। चाहिए। यस सर, रेक्टेंगल ही होना वंडरफुल चाहिए। वंडरफुल वंडरफुल। अब आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट ये है, अगर आपको कहा जाए पैरेललोग्राम दैट इज सर्कमस्क्राइब्ड, a parallelogram that is circumscribed about a circle, a parallelogram that is circumscribed about a circle is a rhombus. What does it mean? Yes, Gurman, what does it mean? A parallelogram that is circumscribed about a circle is a rhombus. यानी बच्चों वो पैरेललोग्राम जो अपने अंदर मतलब सर्कल को लेके आएगा वो अल्टीमेटली एक रोम्बस। रॉम्बस होगा। गुड गुड गुड।
चलिए लुक एट द नंबर 8 जो है वो सुनिएगा। उससे पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उसको देखिएगा। देखो ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है। आई एम गोइंग टू कॉल इट एज ABCD। मैंने क्या किया वजह इस समय ना यहाँ पर D पॉइंट से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। सर सेवन्थ में जो पैरेललोग्राम है उसकी जो साइड्स होंगी वो सारी की सारी इक्वल होंगी एक सर्कल पे, अगर सर्कमस्क्राइब ये भी करें हम तो। डिस्कस सर करेंगे, वो दो करके रोम्बस होगा। वो डिस्कस करेंगे जी, जस्ट अ मिनट। ओके सर। क्योंकि एक्चुअली में ना कुछ जो आगे आने वाले टॉपिक है वो भी पहले आना शुरू हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा। यस सर। देखिए मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो आई एम कॉलिंग दिस कंप्लीट जो ये मेरे पास है ना, इसको मैं नाम देता हूँ। सपोज करो ये आपका H1 है। इसी तरह से मैं क्या करूंगा, B से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा AD के ऊपर। देखो जी ये आ गया आपके पास परपेंडिकुलर। तो इस समय मैं इसको नाम दे रहा हूँ, तो ये मान लीजिए इसको अगर मैं कहता हूँ कि ये BF है, तो BF का जो लेंथ है वो मैं ले रहा हूँ H2। और ये जो है ना, इसको हमने क्या कहा था, अगर आप पूरा देखेंगे तो हमारे पास इस चीज को जो है वो B बोल रहे हैं। तो ये चीज आपके पास B है, तो ये चीज आपके पास स्मॉल ए है। देखो इस केस में ध्यान रखना होगा कि आप कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो आपके पास आएगा उसमें दो तरह से होगा कि इट इज बेसिकली B इंटू H1। either it is going to be BH1 or either it is going to be simply A times H2। जिसको भी आप यूज करना चाहें वो यूज कर सकते हैं। अब आइए जो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, अगेन वी हैव ए पैरेललोग्राम। अब देखो इस पैरेललोग्राम में क्या है कि हम कॉलिंग द वर्टिसेस एज ABCD। ये चीज आपके स्मॉल b है, ये चीज आपके पास स्मॉल a, और सपोज करो दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा। So we have one more technique to find the area of the parallelogram. This comes out to be simply the adjacent sides का length AB into sin theta. This is also going to be the area of the parallelogram. All right. So अगर ये कहा जाए ना कि हम A को C से ज्वाइन कर रहे हैं, देखो तो A को अगर मैं C से ज्वाइन कर दूं मुझे, देखो इस केस में दिव्यत अगर A को C से ज्वाइन कर रहे हैं तो आई थिंक अब आप समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC, I think area of triangle ABC is equals to area of triangle ACD. Both will become equals to half of AB sin theta. AB sin theta is basically the area of the parallelogram. हम जानते हैं वजह कि जो भी आपका डायगोनल है वो इस समय पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ब्रेक कर देगा।
So this is going to be one of the interesting results, that how to find the area of the triangle ABC and area of the triangle ACD. Any question you have in your mind, any doubt you can ask me. अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ लेके चलेंगे। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट जो वो क्या है, देखो मैंने एक यहाँ पर एक पैलोग्राम बनाया। और मैंने क्या किया बच्चों, इसके अंदर एक पॉइंट लिया, कहीं पर भी पॉइंट ले लिया, मान लीजिए ये पी पॉइंट ले लिया। ये पैलोग्राम आपके पास है ए बी सी डी। पी आपके पास कोई पॉइंट है जो कि इनसाइड द पैलोग्राम है। नाउ आई एम ज्वाइनिंग पी विद ईच ऑफ द वर्टिसेस। तो देखो पहले मैंने पी को ज्वाइन किया ए के साथ, फिर मैं ज्वाइन कर रहा हूं पी को बी के साथ, then I'm joining P with C, then I'm joining P with B. अब देखो इसमें क्या चीज है जो इंपॉर्टेंट है। इफ यू लुक एट द फिगर केयरफुली, वी हैव टेकन P as any point inside the parallelogram. Now in the particular figure, if you look, we are having 4 triangles. So remember, area of APB, area of triangle APB is plus area of the triangle PCD. Area of triangle APB plus area of triangle PCD is always equals to 1/2 times the area of the parallelogram ABCD. Remember, P is any point inside the parallelogram, any point. So it should be at anywhere, but should be inside. ये तो वजह आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की। देखो सेकंड कॉन्सेप्ट ये कहता है कि रिमेंबर, एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी, area of APD, triangle APD plus area of triangle PBC is always equals to area of triangle APB plus area of triangle PBC. I'm sorry, APB and then PCD. इसमें कोई डाउट है बच्चों, कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। देखो एक बात समझना, जैसे अगर मैं इसकी नेमिंग करूं ना, तो अगर मैं ये कहूं कि ये 1 है, सपोज ये 1 है, ये आपका 2 है, ये आपके पास 3 है, और ये चीज आपके पास 4 है। तो आई थिंक इफ यू लुक एट द फिगर, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल एपीडी का मतलब 4 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीसी 2, that is equals to area of triangle APB 1 plus area of triangle PCD. Any question you have in your mind, any doubt आप पूछ सकते हैं। Anything No, else? sir. Okay, चलिए अब आगे इसमें किस तरह के और आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे वो देखिएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। देखो एक बार फिर मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना रहा हूँ। Now I'm going for the concept 2. देखो जिस पैरेललोग्राम में ना, अब वर्टिसेस हैं आपके पास ए बी सी डी। आपने क्या किया, यू टेक द मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC सपोज यहां पर है, उसको मैं नाम दे रहा हूं सपोज P। नाउ यू टेक द मिड पॉइंट ऑफ CD, उसको मैं नाम दे रहा हूं सपोज Q, एंड यू आर कंसिडरिंग वन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ज्वाइन कर दीजिएगा।
ए को ज्वाइन कर रहा हूं मैं पी के साथ, then I'm joining A with Q, then I'm joining Q with P. देखिए P and Q, they are basically the midpoint of BC and CD. I'm joining A, vertex A with P and Q. So we are having a triangle. If you look at a picture, it is going to be your APQ. तो जो यहाँ पर ना जो ट्राइंगल APQ है, अगर मैं उसका एरिया निकालूं, so remember area of the triangle APQ complete divided by the area of the parallelogram ABCD. It is always coming out to be 3/8. इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम का रिजल्ट है. But it's very, very important that you must remember that P and Q, they are the midpoint of the sides. वो साइड्स जो वर्टेक्स ए के साथ नहीं जुड़ी हुई, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 है. इसमें कहीं डाउट है, कुछ पूछना चाहें वजह, तो आप पूछ सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. देखो नेक्स्ट वन में हम आ रहे हैं. लुक एट दिस पिक्चर. This picture is basically a rhombus. ये आपका दूसरा कॉमन क्वाड्रिलेटरल यहां पे स्टार्ट हो जाता है. अब देखिए रोम्बस में मैं यहां पर डायगोनल्स को मार्क कर रहा हूं. देखिए इट्स गोइंग टू बी अ रोम्बस ABCD. आई थिंक ये जो एंगल है मुझे, ये सभी के सभी 90. अब बहुत इंपॉर्टेंट है वो सुनिएगा. अगर हम ये कहते हैं कि ये कंप्लीट जो है ना, अच्छा इस समय ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये भी थीटा होगा. अल्टीमेटली आपका किसी एक वर्टेक्स से जो डायगोनल निकलता है वो बेसिकली उस पर्टिकुलर वर्टेक्स एंगल का एंगल बाइसेक्टर हो जाता है. यानी डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है आपके पास वर्टेक्स एंगल को. ये बात ध्यान रखिएगा. And rhombus is a special case of a parallelogram. And I think you must remember, if you look at this particular picture, if this is going to be small a, this has to be small a, this has to be small a, and this has to be small a. Any question in your mind, you are free to ask. अब इसमें मैंने आपको कहा कि rhombus is a special case of parallelogram. तो वजह इसमें जो आपको समझना है वो ये है कि यहाँ पर अपोजिट एंगल्स जो हैं वो आपके इक्वल होंगे. मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज को मार्क करूंगा. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. नंबर सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका डायगोनल के केस में, कि जो डायगोनल्स हैं मुझे वो आपके नॉट नेसेसरली इक्वल, बट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. डायगोनल्स आर अनइक्वल but bisect each other at 90 degree.
अब आइए हो जाए नेक्स्ट जो है, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि डायगोनल जो है वो कोई भी अगर आप लेंगे तो वो बाइसेक्ट करेगा वर्टेक्स एंगल। फिर जो आपके पास नंबर 4 प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो सुनिएगा। देखो, अगर आपको कहा जाए कि आप रोम्बस का एरिया निकालिए, सो ऑलवेज रिमेंबर एरिया ऑफ द रोम्बस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो अगर एक डायगोनल की लंबाई d1 है, दूसरे की d2 है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रोम्बस। अब मेरा जो डिस्कशन है वजह इसके आगे कुछ और बियॉन्ड जाएगा, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पिक्चर। एनी डाउट यू हैव, एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क। नो सर। नो सर। चलिए, अब दिवित रेडी विद द सम प्रॉब्लम्स, सो लुक एट द पिक्चर केयरफुली। देखो दिवित, ये मैंने एक रोम्बस लिया है। I'm making its two diagonals. ये आपका पहला डायगोनल आ गया मुझे। Now this is going to be the second diagonal we have. देखो ऐसा हो जाए, इसमें ना मैं अब नेमिंग कर रहा हूँ, कॉलिंग इट एज कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, ये आपके पास कैपिटल सी, ये कैपिटल डी, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये आपके पास जहां पे डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं वो ओ आ गया। आपको मालूम है कि ये चीज आपके पास है 90। अगर एसी डायगोनल जो है ना वो आपका कंप्लीट लेंथ D1 का है, तो अल्टीमेटली ये चीज बन जाएगी D1/2। अगर बी डी डायगोनल कंप्लीट जो है वो D2 लेंथ का है, तो आई थिंक ओ डी जो बनेगा वो बनेगा D2/2। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। तो मेरा ख्याल से बड़ी सिंपल सी बात है। अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल ओ डी सी, तो ट्राइंगल ओ डी सी में पाइथागोरम का अगर हम लगाते हैं कॉन्सेप्ट, तो आई थिंक ए स्क्वायर विल ऑलवेज इक्वल्स टू D1/2 का कंप्लीट स्क्वायर, प्लस बन जाएगा वजह आपके पास D2/2 का कंप्लीट स्क्वायर। सो विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज ऑलवेज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू, आई थिंक सो, 4 टाइम्स ए स्क्वायर। तो आप यहां से कह सकते हैं मुझे कि व्हाट इज गोइंग टू बी योर ए। सो ए विल बी हाफ टाइम्स, it is going to be D1 square plus D2 square complete root. So if suppose in a rhombus the diagonal lengths are given to you, we are easily able to find out the side of the rhombus. And remember, whenever you are talking about area of the rhombus, तो मैंने आपको बता दिया वजह आगे, तो आप इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एरिया ऑफ द rhombus जो है, अगर हम यहाँ पे ABCD की बात कर रहे हैं, I think that should equals to 4 times the area. देखिए, it will become 4 times the area of, I think so, triangle OCD. Do you agree with me, Divit? Area of the Yes, rhombus sir. ABCD is 4 times the area of the triangle OCD. उसको फिर जब आप इवेल्युएट करोगे तो वही आ जाएगा जो हमने आपको निकाल के बताया। अब आइए हम बात करते हैं कुछ सवालों के जो इंपॉर्टेंट है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पेज। देखिए मेरा सवाल ये है, one side of a rhombus is given as 26 centimeter, and one of the diagonals is 48 centimeter. You have to tell me the area of the rhombus. Please start it. I've given you
One side of a rhombus is 26 centimeter, and one of the diagonal is basically 48 centimeter. You have to find the area of the rhombus. I'm giving you options. A part, it is going to be 280 centimeter square. B part is going to be 480 centimeter square. Please make a diagram to understand the question. C part is 380 centimeter square and D part is 180 centimeters. Suppose this is going to be a rhombus. इसमें मुझे आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये चीज आपके पास जो है वो 26 है. One of the diagonal is like this way. तो ये अगर मैं कहता हूं कि दिस इज द मिड पॉइंट O, so I think it is clear that one of the diagonal is 48 सेंटीमीटर, तो वैसे ये ऑटोमेटिकली आपका 24 हो जाएगा. दूसरा डायगोनल अगर मैं बनाऊं तो वैसे बनेगा. अब दिव्य ये बताओ इसके बाद में क्या करो. ये ध्यान रखना मुझे, ये जो आपका एंगल है ना, ये आपके पास बेसिकली 90 डिग्री होगा. देखो हम आपको बताते हैं, यहां पर आपको ये समझना है कि जो ये लेंथ है ना वो 10 होगी. उसका रीजन है क्योंकि 10, 24 और आपके 26, इनको हम लोग बेसिकली कहते हैं इन जनरल पाइथागोरन ट्रिपलेट. अगर आप इसको ऐसे याद नहीं हो सकते कि 10, 24, 26 आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इस रोम्बस को अगर मैं नेमिंग करता हूं ABCD, तो आप समझ सकते हैं कि जो ट्राइंगल OCB होगा उसमें पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस का थ्योरम लगा दीजिएगा. 26 का स्क्वायर जो है ना उसमें से कम कर दीजिएगा आप 24 का स्क्वायर. when you are getting equals to 100 का रूट होगा तो जो भी आपके पास आएगा वो आप समझ आएंगे. अब देखो इसके बाद आप मुझे बताएंगे हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस. नथिंग, नॉट सिंपल. एरिया ऑफ द रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द D1 इंटू D2. तो आई थिंक एक डायगोनल जो है ना वो आपका 48 का है, दूसरा डायगोनल कितना होगा, वो बेसिकली 20 हो जाएगा. सो अगर आप इसमें कैलकुलेशंस करेंगे द आंसर विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 480 सेंटीमीटर. एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी डाउट इन योर माइंड, यू आर फ्री टू आस्क. देखो O जो है वो BD का मिड पॉइंट है, वैसे O आपका AC का मिड पॉइंट है. तो अगर BO 10 है तो OD भी 10 होगा, तो कंप्लीट BD एक डायगोनल हो जाएगा जो कि 20 हो जाएगा. OC अगर आप देखेंगे तो 24 है, वैसे तो आपको ऑलरेडी एक डायगोनल AC के बारे में बोला गया 48. एंड देन यू हैव टू जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, आप पूछ सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा. आपको ये कहा गया है एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ पेरीमीटर. एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ पेरीमीटर 56 सेंटीमीटर is 100 square centimeter. You have to find the sum of the length of the diagonals. आपको बताना है मुझे कितना होगा sum of the length of the diagonals. देविता एक सवाल का जवाब दीजिएगा. If the
rhombus has a perimeter 56 centimeter. Will you please tell me what is the side length of the rhombus? Remember, rhombus has all the four sides equal. Yes, Divit. If the perimeter सर of the rhombus is 56 centimeter, what about the side length of the rhombus? सर 56 ही होंगे सर 56/4। 56/4 कैसे बचे? 56 पेरीमीटर क्या होता है? सभी साइड्स का सम। यस सर। रोम्बस में तो सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो इसका मतलब 56/4 बन जाएगा 40। अब आप मुझे बताओ इसके बाद हम कैसे करें। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक रिलेशन किया था, देखिए हमने ये कहा था आपके पास कि d1² + d2² इज ऑलवेज इक्वल टू 4 टाइम्स a²। इसको यूज करते हैं, तो बताइए यहाँ पर d1² प्लस आपके पास d2² इज इक्वल टू 4 टाइम्स a²। आई थिंक ये कितना बनेगा? ये बनेगा d1² प्लस आपके पास d2² इज इक्वल टू हाउ मच? 4 into 14², isn't it? ये हो जाएगा वजह। अब बताइए इसके बाद में क्या करूं। यस दिवित, ये तो आ गया ना। आपको जो निकालना है वो निकालना सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। यू हैव टू फाइंड d1 + d2। तो मैंने तो सिर्फ ये निकाला d1² + d2²। गुरमन आर्यन कैसे करेंगे वजह, इसको आगे बताइए। देखो आपको ना एरिया दिया हुआ रोम्बस का, कितना दिया हुआ? 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप बताओ एरिया किसके इक्वल होता है? एरिया बनता है हाफ इंटू d1 d2। तो ये बताओ यहां से अगर आप देखेंगे तो d1 d2 का कितना वैल्यू आएगा? वो बन जाएगा 2 इंटू एरिया। सो एरिया इज गिवन एज 100, सो इट विल बिकम 200। तो अगर d1 d2 200 है, तो मुझे लगता है 2 टाइम्स, अगर मैं इसको करूं तो 2 टाइम d1 d2 कितना बनेगा? 400। देखो इसको मैंने 2 टाइम्स इसलिए किया ना क्योंकि मुझे d1² + d2² मालूम है और 2 d1 d2 भी मुझे मालूम हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, वो कुछ इस तरह से हो जाए। देखो चलो यहीं पे कर देते हैं। मैं ये लगाऊंगा कि आपका d1 + d2 का स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी d1² + d2² + 2 d1 d2 विच इज बेसिकली d1 + d2²। सो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये बनेगा 4 इंटू 14² प्लस आपका बन जाएगा 400। आई होप अंडरस्टैंड मैंने क्या किया है। If I'm adding 1 and 2 in the left hand side, I'm getting the formula d1 plus d1² plus d2² plus 2 d1 d2 will be replaced by d1 plus d2 whole square। और जब आप इसको evaluate करेंगे तो मैं आपके लिए बता दूं ये सारा का सारा जो आएगा वो लगभग 1184 आपके पास है। तो वजह यहां से if d1 plus d2² is 1184, ये क्लियर कट इंडिकेशन है व्हाट इज d1 plus d2। इट शुड बी इक्वल्स टू 1184 का आप कंप्लीट रूट लीजिएगा। आई थिंक 1184 का जब आप रूट लेंगे तो उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो आपकी 34 पॉइंट समथिंग आएगी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 30.440 सेंटीमीटर के करीब आ जाएगा। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन हो जाए। इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी है कि आप कैसे जो है वो सम ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स निकालेंगे। एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड, एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क। नो सर। लेट्स मूव टू द स्टार्टिंग कि हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं मुझे। वी हैव स्टार्टेड विद द क्वाड्रिलेटरल। आई हैव टोल्ड यू अ क्लोज्ड फिगर 4 साइड्स 4 वर्टिसेस इज अ क्वाड्रिलेटरल। देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, concave and then comes out to be the convex। Concave, at least one of the angle is more than 180 degree, and remember when the angle is more than 180 degree it is called as a reflex angle। फिर हमने आपको कन्वेक्स जो क्वाड्रिलेटरल उसके बारे में भी बताया। फिर जो हमारा नेक्स्ट पैरेललोग्राम के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने आपको बताए। देन वी मूव अगेन कि पैरेललोग्राम में और चीजें क्या होती हैं। फिर हमने आपसे बात किया कि पैरेललोग्राम की और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के आप एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कैसे निकाल सकते हैं। फिर हमने कहा कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकालने का एक और फॉर्मेट भी आपके पास होता है इन केस अगर आपका जो दो एडजेसेंट साइड्स के बीच का अगर आप एंगल जानते हैं।
फिर हमने एक कॉन्सेप्ट बताया कि if P is any point inside the parallelogram, तो ये दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। फिर आपको ये बताया कि इन केस अगर वर्टेक्स ए के साथ जो दो साइड हैं उनके अलावा जो बाकी दो साइड्स के मिड पॉइंट आप जानते हैं, तो उनको ए के साथ ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनता है वो APQ बनता है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल APQ डिवाइड बाय द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इज कमिंग आउट टू बी 3/8। एंड देन वी हैव डिस्कस समथिंग अबाउट द रोम्बस। रोम्बस के ऊपर हमने जो है वो डिस्कशन किया। दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोगों ने यहाँ पर आपके साथ बात की। So this is all about we have for today's lecture. So thank you very much for your kind cooperation. Thanks, Thank sir. you, sir. थैंक यू सर। Thank you very much.